तो चलिए बच्चों, आप सभी जुड़ चुके होंगे मेरे साथ में। कौन कौन बच्चे जुड़े हैं यहाँ पर? कुलदीप सैनी अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैसेज आया था। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार इसमें कमेंट कर दें। और ये क्लास देखिए कल होनी थी, कल वाईफाई का नेटवर्क नहीं था और मोबाइल के नेटवर्क जो होते हैं उनसे स्ट्रीम इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि उसमें सिग्नल ब्रेक होता बार बार। इसलिए आज मैं सुबह ये क्लास ले रहा हूँ। तो आप सब जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दीजिए फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, जितने बच्चे हैं ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए संविधान की ये सेकंड क्लास है जिसमें मैं आज आपको करवाने वाला हूं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो पहली क्लास थी वो इंट्रोडक्शन की क्लास थी। आपने वो क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, मैंने अपलोड कर दी है दोबारा से उस क्लास को। और आज की जो क्लास है ये संविधान का विकास क्रम, जहां से बेसिक क्लास स्टार्ट होती है। देखिए इससे पहले बात करूं, जो आपको मैंने पहला चैप्टर कराया है वो डी.के. बासु की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर वो स्टार्ट होता है। और लक्ष्मीकांत की बुक में पहला चैप्टर भारतीय संविधान का विकास यहां से स्टार्ट होता है। तो दोनों बुक का एनालिसिस मैं कराऊंगा। और ये कुछ अधिनियम हैं जिनको हम पढ़ेंगे आज। और इन अधिनियमों ने ही भारतीय संविधान की नींव रखी है। इन्हीं का एनालिसिस किया गया है, इन्हीं संविधान के एनालिसिस करके भारतीय संविधान को बनाया गया। तो भारत के अंदर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दो तरह से कानून बना है। एक तो बना है कंपनी के शासन के अधीन, और दूसरे जो कानून बने हैं वो बने हैं ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन। तो दोनों तरह के हमें पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम में। यहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। एक देखिए 1700, ये फिर यहाँ पे गलती मिस्टेक, 1773 से लेकर 1857 ईस्वी तक का, जिसमें ये हैं सब रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम, ये सभी के सभी हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ ब्रिटिश क्राउन के अधीन 1858 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास इन पर रहेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हालांकि ये भी पूछे जाते हैं जिसमें कि 1858, 61 इंपॉर्टेंट है, और 1919 और 1919 ये वाला, और 1935 ये काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। इसके बाद शनिवार की जो क्लास होगी उसमें मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं वो सब हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी, उनके लिए मैं बता दूं, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये हिस्ट्री का पोर्शन है, लेकिन जो बुक छपी हुई होती हैं वो बहुत चालाक होते हैं, वो इस पोर्शन को हिस्ट्री में नहीं देते। हालांकि आपको जितने भी वायसराय अभी मैं कराऊंगा, जो अधिनियम कराऊंगा, इनसे रिलेटेड पॉइंट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में हिस्ट्री में मिल सकते हैं, लेकिन ये संविधान का पार्ट है जो आपको संविधान में ही पढ़ना होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए जब मैं क्लास लूंगा कि ये जो है ये पोर्शन इतिहास का है। आधुनिक भारत के इतिहास में इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं जो हम एनालिसिस करते हैं जब भारत के संविधान के इतिहास, संविधान के विकास का ऐतिहासिक क्रम देखते हैं। तो उस समय हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि भारत का संविधान जो बना है उसमें बैकग्राउंड की क्या भूमिका रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं। देखिए भारत के अंदर 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, उसके अंदर कुछ जो ब्रिटिश संसद के लोग थे उनके भी शेयर थे, एलिजाबेथ प्रथम थी उसके भी शेयर थे, और कुछ उद्योगपति थे ब्रिटेन के, उन सभी के शेयर थे। उन्होंने एक कंपनी भारत के अंदर भेजी एक चार्टर देकर। अब चार्टर यही मेन इंपॉर्टेंट है कि चार्टर आखिरकार उन्हें दिया क्यों गया, क्योंकि इस चार्टर का यूज होगा। 15 साल के लिए वो चार्टर दिया गया था, उसके बाद फिर 20-20 साल के लिए उसे बढ़ाते चले गए। सबसे शुरू में जो दिया गया था वो दिया गया था 15 साल के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसको 20-20 साल का बढ़ाते चले गए। अब इस चार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मेन जो पॉइंट है ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए आपने सुना होगा जो वास्को डी गामा था वो भारत आया, और भारत आकर उसने जब यहां से व्यापार स्टार्ट किया तो अपनी यात्रा का 60 गुना वो यहां से बचत यानी मुनाफा कमा कर गया था जब उसने यूरोप में जाकर उस सामान को बेचा था। तो ये चीजें आपको पता होंगी, यानी उसने 10 रुपए लगाकर 600 रुपए बचाए थे। तो इतना ज्यादा मुनाफा होने की वजह से
देखिए वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। 1498 ईस्वी में भारत आने के बाद फिर उसने क्या काम किया कि उसकी देखा देख बहुत सारे लोग भारत के अंदर आने लगे व्यापार करने। ब्रिटेन इंग्लैंड के जो कुछ व्यापारी थे वो भी भारत से व्यापार करते थे क्योंकि मुनाफा काफी बड़ा था यहां से। तो उसी चीज को ब्रेक करने के लिए कि हर एक लोग वहां पर व्यापार करने ना जाए, तो इसलिए कंपनी जो है, कंपनी को एक चार्टर दिया गया कि केवल कंपनी ही वहां से व्यापार करेगी भारत से, और कोई प्राइवेट लोग अपने जहाज लेकर भारत में व्यापार करने नहीं जाएंगे। तो ये चीज यदि आपको पता है, इसी पर सारी क्लास फोकस्ड रहने वाली है। जब मैं आपको 1833 अधिनियम पढ़ाऊंगा, उसमें कंपनी के उस अधिकार को खत्म कर दिया जाता है कि केवल कंपनी ही भारत के अंदर व्यापार करेगी। वहां पर फिर सभी लोगों के लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहां पर आज की क्लास में। प्लासी का युद्ध देखिए 1757 ईस्वी को होता है और बक्सर का युद्ध होता है 1764। पिछली क्लास में मैंने बताया था इन दोनों युद्ध ने ही कंपनी का जो अधिकार थे भारत के अंदर बढ़ाए थे। और 1764 ईस्वी के बाद तो जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। वहां पर रेवेन्यू कलेक्शन और उसी पैसे से व्यापार करना, उसी पैसे से जहाज में जो सामान लादना और उसको ब्रिटेन भेजना, ये सब काम स्टार्ट हो गया था। ये मैंने पहली क्लास में आपको समझा दिया था। 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव कुछ ही दिन यहां पर रहता है और उसके बाद फिर चले जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव कह दो या रॉबर्ट क्लाइव कह दो, एक ही बात है। तो ये बनते हैं बंगाल के। उसके बाद वारेन हास्टिंग को गवर्नर बनाया जाता है। कुछ दिन तक गवर्नर रहते हैं, लेकिन कंपनी का जो मैंने पिछली बार आपको बताया था 1773 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड रहा है, इस टाइम पीरियड में कंपनी के जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो गए थे। काफी भ्रष्टाचार वाला टाइम पीरियड था। तो इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था। आज इसको और डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद जितने भी और अधिनियम हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या पॉइंट थे जो आपको याद करने होंगे। तो यहां पर सबसे पहले ये जो अधिनियम लाया जाता है, ये लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा लाया जाता है। 1772 ईस्वी में एक गुप्त समिति का गठन किया जाता है और वो एनालिसिस करती है कि जो कंपनी का घाटा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो उन्हें पता लगा कि जो कंपनी के अधिकारी हैं वे अपना प्राइवेट व्यापार स्टार्ट कर दिया, जो पहले बंद कर दिया गया था 1600 वाला जो चार्टर आया था उसके तहत। और अब कंपनी के अधिकारी अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए ये अधिनियम आया था। 1773 में देखिए ब्रिटिश संसद के द्वारा इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित कर दिया जाता है। और उसके बाद देखिए यहां पर इस अधिनियम के तहत सबसे पहले मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए ये जो मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी है, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अधीन क्यों किया गया? क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी इतनी पावरफुल हो गई थी कि भाई वहां जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम और वहां के बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पावरफुल थी। इससे पहले जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, देखिए ये भी अलग अलग बनाई गई थी। हालांकि ये इतिहास का पार्ट है, हम वहां नहीं जा रहे इतनी दूर। तो ये भी अपने लिए अलग अलग नियम कानून बनाती थी, अपना व्यापार अपने जहाज अलग से बनाकर भेजती थी, माल खरीद कर लाद कर भेजती थी। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसको एक्स्ट्रा राइट दिए गए थे। एक्स्ट्रा राइट कैसे दिए गए? तो जो मद्रास का गवर्नर था, मुंबई का गवर्नर था, अब इन गवर्नरों को किसका हुक्म मानना था? बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर का। अब इस गवर्नर को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। और ये जो बनाया